जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 8 कराएंगे। मैं प्रैक्टिस सेट कराने से पहले ये दोहराना चाहता हूँ, जो प्रैक्टिस सेट में 7th लेसन था, 7th में एक सवाल कराया था, उसमें गलती से फॉर्मूला जो लिखा था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको मैं आपको दोबारा दोहराना चाहता हूँ। इसमें क्या है, क्वेश्चन था 7 नंबर जो सेट था, 7 नंबर सेट में क्वेश्चन था, वो मूलधन बताइए जिसका 3 वर्ष अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया। इस अंतर के जगह में हमने सिर्फ फॉर्मूला में सीआई लिखा था, जबकि होना था सीआई माइनस एसआई। तो हमने एक्चुअल फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता दूं। जो सीआई का जो फॉर्मूला है वो है एसआई होगा ऑब्लिक आर इंटू टी ऑब्लिक आर क्यू होगा, और उसके बाद ये जो एरो दिया ना, इस तरफ से हमें करना है, और ये जो दशमलव है, दशमलव का 2 अंक जो है पहले दो बार देना है, 2 बार देना है, 2 बार लगाना है। दशमलव जो है 2 बार लगाना है। ये है फॉर्मूला। कैसे? जब इसका अंतर पूछेंगे तो हम इसको लिखेंगे सी आई माइनस एस आई इक्वल टू, इस फॉर्मूला को लेंगे आर इंटू टी ऑब्लिक आर क्यू, और ऐसी वाला सेम दशमलव देना है, 2 बार देना है, 2 बार लगाना है, और 2 बार इसके नीचे भी दशमलव लेना है, इधर भी दशमलव लेना है। ये है। तो मैं बता रहा हूं, इस सवाल को दोबारा कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन में दे रखा था परसेंट 3 वर्ष भी दे रहा, 10% दे रखा है। तो आर क्यू मतलब 10%, आर का मतलब क्या है, आर क्यू मतलब 10%, 10% का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 1 के पीछे 3 जीरो। तो इसमें दशमलव देना है, तो दशमलव देना 10.00 आर क्यू का मतलब, और आर इंटू टी का मतलब हो जाता है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, आर इंटू टी का मतलब हो जाता है 10 इंटू 10 इंटू 3, यानी कि 3 के पीछे 2 जीरो हो जाएगा, 300। लेकिन अभी क्या करना है, ये 10 को पहले जोड़ना है, इस 10 को पहले जोड़ देंगे तो हो जाएगा 310, फिर दशमलव देना है, फिर दशमलव देना, फिर इसका मतलब ये हो गया 10.00, और ये हो गया 310 हो जाएगा। 300 के साथ ये 10 जोड़ देंगे तो 310 हो जाएगा, और पॉइंट देना है तो 2 अंक के बाद, 2 अंक से पहले पॉइंट देना, इधर भी पॉइंट दे दे, याद भी पॉइंट दे। तो हम इसको लिखेंगे 3.10000, इसकी वैल्यू नहीं है तो हम लिख सकते हैं 3.1, लेकिन इसका अंतर बता दिया। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या, 31 रुपीज बोल दिया। तो हमारे परसेंटेज में कितना मिला, परसेंटेज में 3.1% मिला, सीआई माइनस एस आई। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.1% का मतलब होता है 31 रुपीज, और प्रतिशत में मूलधन हमेशा 100% होता है, तो हम इसको 100 करेंगे, 1% का मतलब होता है 31/3.1, और 100% का मतलब होता है 31.3.1 इंटू 100। इस पॉइंट को उठ जाएगा, एक जीरो हो जाएगा, इसके साथ इसको कर दिया 1 हो जाएगा, तो मूलधन हो जाएगा 1000 इसका प्रिंसिपल माने मूलधन। पूछा क्या, इस वो मूलधन बताइए, मूलधन पूछा गया, यानी कि इसका 100% मूलधन हो जाएगा। मूलधन पूछने से 31 होगा, तो इसका मूलधन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन नहीं है। मूलधन पूछा गया, मूलधन 1000। नेक्स्ट आज का चैप्टर का लेसन आपसे कराएंगे। क्वेश्चन में दे रखा है ए किसी कार्य को, कोई काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 20 दिनों में। यदि ये दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करे तो शेष बचा कार्यों पूरा कार्यों को कितना दिन में करेगा, शेष बचा कार्यों पूरा कार्यों का कितना भाग होगा, ये पूछा गया। देखते हैं, ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, पूरा करता है, और बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। तो हमें काम का परिमाण, काम का जो परिमाण है वो पता नहीं है, इसके लिए हमें एक एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि कॉमन सम का लेना पड़ेगा जो दोनों में भाग होता है।
तो कॉमन सम का होगा 60। 15 के साथ अगर 60 से भाग करेंगे तो 4 होगा, और 20 के साथ अगर 60 से भाग करेंगे तो 3 होगा। आगे बोलता है ये दोनों 4 दिन तक एक साथ करते हैं। टोटल काम है 60 यूनिट, 4 यूनिट काम ए करता है पर डे और बी 3 यूनिट काम पर डे प्रतिदिन करता है। तो दोनों मिलके होगा 7 यूनिट काम, दोनों मिलके 7 यूनिट काम करता है, और ये दोनों 4 दिन तक करता है। 4 दिन करता है यानी कि 28 यूनिट काम कर देता है। टोटल काम से 28 यूनिट काम कर देता है, तो बाकी काम कितना रह जाता है? बाकी 60 माइनस 28 यानी कि ये 2 है और ये 10 है, 3 है, 3 है, 32 है। आगे बोला है शेष बचा करें पूरा कार्यों का कितना भाग होगा। जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम 32 है, वो पूरे कार्यों का कितना भाग होगा, यानी कि पूरा कार्य कितना है, पूरा कार्य 60 है, उसका काम कितना, पूरा कार्य कितना होगा, इसको काटेंगे हम। अगर इसको 60 है, इससे हमने 4 से काटेंगे, 4 15 60 है, ये 4 से काटेंगे 4 का, यानी कि 8/15 भाग बाकी बचा रहेगा, बाकी रहेगा 8/15 भाग। ऑप्शन ए इसका आंसर। अगले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है और उनकी उम्रों में उनकी मां की उम्र शामिल कर ली जाए तो कुल औसत में 5 वर्ष बढ़ोतरी हो जाती है। तो मां की उम्र का वर्ष बताइए। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जो औसत का मतलब होता है कुल जोग बाई कुल संख्या। आगे बताएं 4 भाइयों का, पहले मैं इसको शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे, फिर मैं डिटेल्स समझाएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स में क्या है, 4 भाइयों का औसत उम्र कितना है, 12 है, और उसकी मां शामिल कर दिया जाए यानी कि 5 हो जाए, तो इसकी उम्र में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाए, तो औसत उम्र में 5 बढ़ोतरी होने से हो जाता है 17। 5 बढ़ जाने से इसकी उम्र हो जाता है 17, यानी कि इनका जो अंतर है 5 साल का है, इनका उम्र अंतर है 1 साल का, एक अंतर है। हम इस 5 के साथ 4 का गुना करेंगे, 5 के साथ 4 का गुना करेंगे तो 4 का 20 वर्ष है, और इस 17 के साथ 1 का गुना करेंगे 17 into 1 तो हो जाएगा 17, यानी कि उम्र का जो योग होगा 37। ये 37 वर्ष जो है वो माँ की उम्र है, जो बढ़ोतरी हुआ है माँ का ये उम्र, माँ का उम्र में 37 वर्ष होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक्स है। करना क्या है, 5 के साथ 4 का गुना करना है और 17 के साथ 1 का गुना करना, निकल जाएगा। अब तरीका क्या है, तरीका यह है औसत का मतलब होता है कुल योग बटा कुल संख्या। जब हम कुल योग को निकालेंगे योग, तो औसत इंटू संख्या होगा, कुल संख्या। तो यानी कि 4 भाइयों का औसत कितना, 12, तो योग निकालना है 4 भाइयों का, 4 भाई का जो योग है, 4 भाइयों का योग, तो कितना होगा 4 into 12 यानी कि 48, और 4 के साथ माँ को साथ में ले, माँ को साथ में लेने से माँ प्लस 4 भाई यानी कि 5, 5 का योग, 5 का योग कितना होगा 5 into 17 हो जाता है, 5 17 50। तो खाली माँ का, केवल माँ का, केवल माँ का उम्र इक्वल टू 85 माइनस 48, इसके साथ इसको माइनस करेंगे तो होगा 37, ये 37 वर्ष होगा। तो को हम जोग निकालेंगे तो 4 भाइयों का जोग है 48 हो जाएगा, और माँ को शामिल करेंगे 5 जोड़ हो जाएगा, 5 का जोग होगा 85। तो हमने क्या करना, उम्र का, माँ का उम्र होगा 5 में से 4 माइनस कर दिया, माँ का उम्र निकल जाता है 85 माइनस 48 यानी कि 37 वर्ष इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ए एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेचता है, फिर बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी अपनी ओर से 225 रुपया भुगतान करे तो ए के लिए
के लिए उसकी लागत मूल्य क्या है, यानी कि साइकिल की कॉस्ट प्राइस कितना है, ये पूछा गया। तो हम करते हैं सॉल्व को। 20% लाभ, 20% लाभ होता है 120, 30% लाभ होता है 130 और 20% लॉस 80 रुपए होता है, 100 रुपए के ऊपर होता है और मूलधन हमेशा 100 रुपया माना जाता है। तो उसी हिसाब से लिखेंगे ये साइकिल को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ मतलब 20 रुपए लाभ होता है, 100 रुपए क्रय मूल्य होगा तो 20 रुपए लाभ होगा, तो इसका क्रय मूल्य रुक जाता है 20%, 120 रुपए। आगे बोला है बी उसे इस पर बी खरीदता है, इस पर कौन खरीदता है, बी, और बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है, 25% लाभ पर सी को बेचता है, यानी कि सी को बेचता है 25% लाभ पर। तो 120 रुपया का 25% मतलब बटा 100, इसके साथ इसको काटेंगे तो 4 होगा, इसके साथ इसको काटेंगे तो 30 होगा, तो ये 30 रुपए होता है। तो 120 रुपए का माल 25% लाभ पे बेचता है, तो सी के लिए वो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता है, 150 रुपए, 150 रुपए। तो लेकिन सी बोलता है अपनी ओर से 225 रुपए देता है, यानी कि 150 का जो वैल्यू है, 150 का जो वैल्यू है वो है 225 रुपए। तो हम यहाँ प्रतिशत में भी डालेंगे तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 225 बटा 150, मतलब 100% का जो वैल्यू है वो कितना हो जाता है 225 बटा 150 बटा 100, यानी कि इसके साथ इसको काट दिया, इसके साथ 2 और इसके साथ 3 से काट दिया, इसके साथ इसको काट दिया, तो 3 7 21 और रह जाता 15, 3 5 75, यानी कि 75 इंटू 2 यानी कि 150 रुपया। साइकिल का जो वास्तव में क्रय मूल्य था यानी कॉस्ट प्राइस था वो 150 रुपया, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले में दे रखा है 5:4 के 5:4 के अनुपात में यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो किसके बराबर होगा। कोई भी संख्या को जब प्रतिशत में बोलते हैं तो इसको 100 से गुना करना पड़ता है। अगर उसको प्रतिशत में है, अगर भिन्न में बदलना है तो बटा 100 होता है। जैसे मान लो 5% है, 5% मतलब 5 बटा 100, और 5 बटा 100 को अगर परसेंट में बदलेंगे, 5 बटा 100 को परसेंट में बदलेंगे तो हम 100 से गुना करेंगे, तो इसको काटने से 5 होता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें भी देखिए अगर दिया है 5:4, इसका मतलब ये भग्नांश 5 बटा 4, अगर इसको प्रतिशत में करना है तो 100 से गुना करेंगे, इसके साथ इसको काटेंगे तो 25 होगा, इसका मतलब 125 प्रतिशत में बदलना है, भग्नांश को प्रतिशत में बदलने से गुना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखा एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब 6 मिनट बाद उनके बीच में कितना दूरी रह जाएगी, ये पूछा गया। 6 मिनट के बाद उसके बीच में कितना दूरी रहेगा। अगर माना ये पुलिस है, पुलिस हमेशा पीछे रहेगा, पुलिस, और चोर आगे रहेगा, तभी तो भागेगा। अभी इसका डिस्टेंस 200 मीटर है और इनकी गति बोल दिया। चोर की जो गति है, चाल है, चाल मतलब स्पीड है, वो है 10 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस वाला का जो गति है वो 11 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न में हम जानते हैं जब दोनों एक ही दिशा में भागता है तो गति माइनस होता है, तो इनकी चाल जो है, चाल मतलब गति 11 माइनस 10 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूछा गया 6 मिनट बाद कितना चलेगा, तो हम यहाँ पर 1 किमी मतलब होता है 1000 मीटर, 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में वो 1000 मीटर जाता है। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर जाता है, क्योंकि 200 मीटर की डिस्टेंस है, तो 1 मिनट में जाता है 1000 मीटर बटा 60, और पूछा गया है 6 मिनट में कितना जाएगा। 6 मिनट में कितना जाएगा, तो 1000 मीटर बटा 60 इंटू 6, इसके साथ इसको काट दिया, इसके साथ इसको काट दिया, तो यानी कि 100 मीटर रह जाती है, यानी कि 200 मीटर दूरी में ये 100 मीटर तक ही पहुंच पाता है 6 मिनट में। ऑप्शन है इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 0.03 का स्क्वायर है माइनस 0.01 का स्क्वायर है, यानी कि इसको अगर a माने और इसको b माने तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है और a माइनस बी होता है, ये a होता है, ये b होता है। अगर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नीचे a माइनस बी होगा तो आंसर होगा a प्लस बी, यानी कि इसका आंसर होगा 0.03 प्लस 0.01 यानी कि 0.04, ये इसका आंसर है। कैसे देखिए, देखो ये फॉर्मूला इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है, नीचे a माइनस बी है तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी और नीचे a माइनस बी है तो a माइनस बी माइनस काट जाता है, डायरेक्ट जाता है a प्लस बी, यानी कि 0.03 और नीचे प्लस है 0.01, इसको जोड़ने से 0.04 इसका आंसर, ऑप्शन डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मौसम मतलब होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है। तो अब निम्नलिखित कौन सी संख्या ऐसी संख्या है जो लॉसॉ नहीं हो सकता, जिसका एलसीएम नहीं हो सकता है, मतलब इसमें नहीं हो सकता, ये पूछा गया। संख्या कौन कौन सा दिया, 24, 48, 56 और 60। एचसीएफ मतलब होता है मौसम, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ वो संख्या होता है जो लॉसॉ से भाग जाता है, वो छोटी संख्या है जो बड़े संख्या से भाग जाता है, लेकिन वो बड़ी संख्या है, एचसीएफ मतलब बड़ी संख्या है। लेकिन इसके साथ अगर 8 से भाग करेंगे तो ये काट जाएगा, 3 8 24, इसको भी 8 से भाग करेंगे तो 4 6 48, इसको भी 8 से भाग करेंगे तो 8 9 7 8 56 60, ये 60 जो है 8 से भाग नहीं जाएगा, ये नहीं जा सकता, यानी कि इसका आंसर होगा डी। तो मैं दोबारा बताता हूँ, एचसीएफ वो संख्या है जो हर एलसीएम के साथ भाग जाएगा और जो इसके साथ भाग नहीं जाएगा वो उसका नहीं हो सकता, यानी कि एलसीएम नहीं हो सकता बोला तो 60 इसका आंसर। नेक्स्ट, आज का जो मैथ्स है यही तक रख दिया, अगले दिन फिर आगे से क्वेश्चन कराएंगे। मैं आप लोगों को हिंट्स के लिए बताता हूँ, ये जो किताब है इस किताब से हम बुक से सवाल करा रहे हैं, तो हर एक का टेस्टमैन है, एसएसबी है, एसएससी है, जो भी है परीक्षा, खास करके जो अग्निवीर का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।